ओके, ये स्टार्ट करते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स के लिए पहले आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जो फॉर्मूलाज है ओ लेवल्स वाले वही यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस के अंदर क्या होता है? फॉर्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया? ओके, इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसके बाद हम ग्रेडियंट की बात करते हैं। ग्रेडियंट जो होता था वो हम यूजुअली m से रिप्रेजेंट करते थे। उसका फॉर्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया? इसी तरह इसके बाद है इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था ओ लेवल्स के अंदर? So y equals mx plus c. बिल्कुल ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब जिसमें m जो होता था वो हमारा ग्रेडियंट होता था और c क्या होता था? y इंटरसेप्ट। बिल्कुल ठीक हो गया, ये होता था y इंटरसेप्ट। अब लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन का एक और फॉर्मूला है जो हम ज्यादातर यही वाला यूज करेंगे अब, विच इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है जो हमें ज्यादातर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूलाज हैं जो ओ लेवल्स के अंदर होते थे। ठीक है, इसके बाद जो चीज एक और होती थी, पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट और परपेंडिकुलर लाइंस का ग्रेडियंट। ओके, पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट के बारे में क्या पढ़ा था हमने? सेम ग्रेडियंट। वेरी गुड, कि पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट। तो आपको एक ये पता होना चाहिए। और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होता था? Reciprocal. बिल्कुल ठीक, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हम उसे कहते थे। ठीक है, कि अगर हमारा ग्रेडियंट m1 है तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? -1/m1। क्या आपने नंबर भी फ्लिप करना है और आपने साइन भी फ्लिप करना है। ठीक है, फ्लिप साइन को भी करना है और नंबर को भी करना है। दोनों चीजें फ्लिप हो जाती थी। तो ये होता है परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट के बारे में। क्योंकि यही सारी चीजें जो है ये अब हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने जो नई चीज जो पढ़नी है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले। इक्वेशन, जिस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है या फॉर्मेट होता है, इसी तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल का भी होता है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला? विच इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसमें जो ए और बी होते हैं वो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कि उस सर्कल का जो भी सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। और आर जो होता है वो हमारा रेडियस होता है। ठीक हो गया यहाँ तक? अब मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स सपोज एन एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ओके, मैं कहता हूँ ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 8 और बी के कोऑर्डिनेट हैं -5 3। ठीक है, और मैं कह देता हूँ आपसे कि ए एंड बी आर पॉइंट्स on a circle and AB is a diameter. Find equation of circle। कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड होगी। हमें एक तो चाहिए सेंटर। ओके, इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास
ओके, आई थिंक मुझे नेगेटिव साइड भी चाहिए इसकी। ओके, यूं करके बना लेते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये जो है ना मेरा सर्कल आ गया। ओके, यूं कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे एक सर्कल आ गया, इसमें 1 8 कह लेते हैं, वो यहाँ करके है। और -5 3 कह लेते हैं वो। आई थिंक ये थोड़ा नीचे करके बन गया, इसको और ऊपर होना चाहिए था। हाँ, अब अगर देखा जाए तो यहाँ है और ये यहाँ इमेजिन कर लेते हैं -5 3 है। और वो कहता है कि आपकी यूं करके ये एक लाइन है, ठीक है, जो कि एक डायमीटर है। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? Center. ओके, पहले सेंटर की बात कर लेते हैं। ये सेंटर कैसे निकलेगा? I think using the midpoint formula. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है वो हमारे डायमीटर है। ये ए था, ये बी था, तो ऑब्वियसली जो सर्कल का सेंटर होगा वो डायमीटर के बिल्कुल मिडल में होगा। तो हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने। जब हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो वो निकलते हैं 1 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा? -4 डिवाइडेड बाई 2 इज -2, और ये आ जाएगा 11/2। ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो दिस इज एक्चुअली आवर सेंटर। अब मुझे बताओ दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल में देखो क्या चाहिए होती है दूसरी चीज? Radius. रेडियस। बिल्कुल ठीक है, रेडियस। और रेडियस कैसे निकलेगा यहाँ पे? Half of diameter. हाफ ऑफ डायमीटर, बिल्कुल ठीक है। और डायमीटर कैसे निकालेंगे? लेंथ निकाल लेंगे हम, ठीक है। अगर हम यहाँ से ए से लेके बी की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं तो वी नो द लेंथ ऑफ द डायमीटर। उसको हम हाफ कर लेंगे तो हमारा रेडियस में निकल आएगा। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स करते हैं x2 माइनस x1। सो -5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 25, जिसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 61। ठीक हो गया यहाँ तक? और अगर इससे हमने रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे हम इसे? इसको हाफ कर देंगे. इसको हाफ कर देंगे तो स्क्वायर रूट 61 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जब मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है तो x माइनस ए होल स्क्वायर। तो x, अब होगा क्या कि अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट -2 है, बेसिकली ना साइन फ्लिप हो जाता है जब हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होते हैं। और उसका रीजन ये होता है कि आप यूं देखो ना, x माइनस और सेंटर तथा -2, तो जो भी साइन होता है ये माइनस के साथ कंबाइन होकर बेसिकली जो भी साइन होता है वो उल्टा हो जाता है हमेशा। तो आप सिंपली इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप इसे लिख लो x+2 होल स्क्वायर। और इसी तरह y के लिए लिखेंगे तो वो +11/2 है, तो आप यहाँ -11/2 होल स्क्वायर लिख लो, इक्वल टू √61 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो आपका एक्चुअली ये बन जाना चाहिए 61 डिवाइडेड बाई 4। समझ आया कि नहीं आया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं? जी, बताएं। जी आ गया. ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर ये है कि x² प्लस y² -4x प्लस 6y -77 इज इक्वल्स टू 0।
ओके, इसके दो पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ फाइंड x coordinates of a b where circle cuts the x axis. ओके, जब भी कोई लाइन या कर्व x एक्सेस को कट करती है तो वहां से हमें क्या पता लगता है? Y हाँ, is 0. बिल्कुल ठीक है। अगर कोई चीज लाइन या कर्व x एक्सेस को कट करती है तो वहां से हमें ये पता लगता है कि उस जगह पे y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली 0 होगा। तो आपने क्या करना है, जो भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है उधर आपने y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इंटू 0 माइनस 77 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी, -4x माइनस 77 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो और मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हो। इसको चलो मिड टर्म ब्रेकिंग से नजर आ रहा है, 11 और 7 इसके फैक्टर होंगे। तो -11x प्लस 7x माइनस 77 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारा बन जाएगा x-11 और एक बन जाएगा x+7। तो एक दफा x-11 इक्वल टू 0 और एक दफा x+7 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 11 है और x की एक वैल्यू -7। समझ आया कि नहीं है? जी हाँ। ओके, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स यूं करके लिख लेता हूँ, -7 एंड 0। तो ये दो ए और बी पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया कि ए कौन सा बी कौन सा है, तो आप जो जिस तरह मर्जी आप इसको लेबल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस के साथ कट करेंगे सर्कल के। ओके, इसी तरह इसी के बी पार्ट में सेम क्वेश्चन है बट इसका बी पार्ट में मैं कहता हूँ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स to the circle at A and B. ओके, ये कहता है कि आपके पास टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर ए और बी के ऊपर, यानी ये जो ऊपर कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, लेट्स सपोज ये ए और ये बी है, इनके ऊपर आपने बेसिकली टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और वो टेंजेंट्स जहाँ जाके इंटरसेक्ट करते हैं वो आपने बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि आप इसको ड्रॉ कर लो, प्रॉपर ड्रॉ नहीं करो, रफ ड्राइंग कर लो, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स देख लेता हूँ। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि मेरे पास यहाँ पे सेंटर भी नहीं मुझे पता कि सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जो इक्वेशन उसने मुझे ऊपर दी हुई है इसी को मैं नीचे भी ले आता हूँ। ओके, ये हमारी इक्वेशन है। मैं यहाँ कहता हूँ कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वो नहीं पता हमें, मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब इस तरह की इक्वेशन में आपने क्या करना होता है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना होता है टू फाइंड द सेंटर। कैसे भला? आपने एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन करना है, यानी मैं ऐसा लिखूंगा x-4x और y वाली टर्म्स को इकट्ठा करूंगा y² + 6y और -77 इधर ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। अब पहले मैं इस पोर्शन के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाता हूँ, तो ये आता है x-2 होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और इसी तरह मैं सेकेंड वाले का जब करता हूँ तो ये आता है y+3 होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। और ये -77 उसी तरह एंड पे आ जाए। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? जी माहिर और
Yeah. Okay, x minus 2 whole square, y plus 3 whole square, -4 -9 -77 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स को आपने कुछ नहीं करना, वो उसी तरह ब्रैकेट फॉर्मेट में रहेंगे। और इसका आंसर क्या आता है? -77 -9 -4। सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है ओके मायरा, आप 82. 82। यानी 82 कहाँ से है बेटा? -4 -9 -77, 82 तो नहीं होता। 90. अब ठीक है, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 90 लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि रेडियस कितना है, तो रेडियस बता सकते हो? 45. नो। -90. -90, माइनस कहाँ से आया? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती थी? यहाँ पे क्या आता था एंड में, इक्वल के बाद? R square. आर स्क्वायर। बेसिकली ये 90 की जो वैल्यू है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 90। आप उसको हाफ कर रहे थे, हाफ नहीं करना था, स्क्वायर रूट लेना था। समझ आई बात कि नहीं आई? सही है, ठीक। ओके, तो सेंटर हमारा क्या आएगा? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताना इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को देख के। 2 and -3. बिल्कुल ठीक है, आप साइन फ्लिप करके बताते हो 2 एंड -3। ओके, ये जरूरी इसलिए था ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि सेंटर कहाँ लाई करता है, ठीक है, टेंजेंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, और फिर हम उनको थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके, मुझे सेंटर चाहिए 2 -3 पे, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लें, ऊपर कोऑर्डिनेट क्या थे? -70। टू -3। ओके, इसमें अगर पॉइंट्स मार्क करें, आप देखो। ओह, तो सेंटर था 2 -3, तो ये 2 है, लेट्स सपोज ये -3 है, तो ये मेरा सेंटर जो है वो यहाँ करके आ गया सर्कल का। ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया। एक एक्स एक्सेस पे मेरा यहाँ -7 पे कट करता था, और एक्स एक्सेस पे मेरा यहाँ 11 पे कट करता था। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, अब हमने क्या चीज फाइंड करनी थी? अब उसने कहा था कि पहले तो इसके ऊपर टेंजेंट्स होंगे, और वो टेंजेंट्स जहाँ पे मीट करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक टेंजेंट मेरा यहाँ ड्रॉ हुआ 7 -7 के ऊपर। ओके, काफी गलत हो गया। और इसी तरह यहाँ पे 11 के ऊपर भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा गलत बन गया। सही, दूसरा टेंशन कहाँ से आया? हाँ, क्या मतलब?
ऊपर तो हमने सर्कल की अंदर की एक लाइन ही ढूंढी थी। हाँ, क्या मतलब? लाइक पार्ट ए में हमने जो जी जिस जी। लाइन के साथ हम वर्क कर रहे थे, wasn't it inside the circle? पार्ट ए में हम क्या फाइंड कर रहे थे? देखो क्वेश्चन क्या था कि यू हैव टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी विद द सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस। यानी एक सर्कल है, वो एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट के ऊपर कट करता है, हमने वो फाइंड आउट करना है। So isn't that line inside the circle? तो एक्स एक्सिस सर्कल के अंदर नहीं है। No, I mean दूसरी टेंजेंट वाली लाइन है, वो कहाँ से आई है? सर्कल कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? Two. दो जगह कट कर। वो जो दोनों पॉइंट्स थे वो क्या थे? -7 एंड 11। Two. तो -7 पे ये देखो, मैंने ये पहला वाला टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये वाला जो जा रहा है कि नहीं? मुझे समझ नहीं आई अच्छा, वही पूछ रहा हूँ, क्या चीज बताऊँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ। कि the coordinates we found up the हाँ, -7 and the 11 one, we're not gonna join them ज्वाइन क्यों करना है उन्हें, पहले ये बताओ। because it's a line. अच्छा ये देखो, ये है -7 एंड 11, ये ज्वाइन हो गए, फिर इससे क्या होगा? No, that's ठीक है, what I'm asking. नहीं नहीं, अगर इफ -7 एंड 11 ये जो दो पॉइंट्स हैं, इफ दे मेक अ डायमीटर, ये डायमीटर तो उसने कहीं नहीं लिखा ना कि ये दोनों पॉइंट्स डायमीटर के लिए हैं। पहली चीज देखो, तो उसने ये कहा, ये नहीं कहा कि डायमीटर है, तो इसका मतलब है सेंटर यहाँ से नहीं निकलेगा। सेंटर के लिए वी हैड टू यूज द इक्वेशन इन कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो वो हमारा सेंटर आ गया। अब उसने कहा कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स कहाँ पे? ए और बी के ऊपर, ये लिखा हुआ है ए और बी के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, और वो टेंजेंट्स जहाँ जाके मीट करेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। अब बताओ, पूछ लो, कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर लो। no, मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि लाइन ए बी के साथ टेंजेंट है। ए और बी वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, ए एंड बी इज नॉट अ लाइन है, ए एंड बी आर द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो हो क्या रहा है, ये देखो, ये मैंने डायग्राम बना भी दिया कि ये ए और बी हैं, और ये जो है, ये रफ सी आपके लिए एक डायग्राम है। तो इसको मैं छोटा करके यहाँ बना देता हूँ। अब बताओ, ठीक हो गया, समझ आया? तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो दो टेंजेंट्स है ना, देखो ये यहाँ पे जाके मीट करेंगे, देख रहे हो टॉप के ऊपर, ये आपने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा ऐसा करते हैं, इसको छोटा करने से पहले इसको बड़ा ही रखते हैं, पहले एक दफा वर्किंग कर लेते हैं, फिर इसको छोटा कर लेंगे। ओके, तो ये हमें पता लग गया कि डायग्राम इस तरह की है। अब इसको बनाने का फायदा क्या है? अगर आप देखो, तो सेंटर से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, इस लाइन का नाम क्या होगा? ये सेंटर है, याद रखना। हाँ बोलो। ओ बी। क्या? सॉरी। Is it ए radius? बी। रेडियस है, वैसे मैं ये पूछना चाह रहा था, ये रेडियस है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन की कैसे निकलेगी, क्या कहते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन। देखो मैं दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में उसने कहा था, एक सेकंड, क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि आपके पास टेंजेंट्स होंगे ए और बी के ऊपर, और ए और बी के जो टेंजेंट्स हैं वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। आपने उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब वो हम बता कैसे सकते हैं कि हमने दोनों टेंजेंट्स, कभी भी कोई दो लाइंस या कर्व एक दूसरे को मीट करें, उनको कैसे सॉल्व करते हैं?
हमने किया था ये उसका लास्ट टाइम भी। उसका ग्रेडियंट परपेंडिकुलर होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं ये पूछ रहा था, आप ठीक कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूँ कि कभी भी कोई दो लाइंस और पॉइंट्स एक दूसरे को मीट करते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? बाय इक्वेटिंग वन। यस, जिसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं। आप इक्वेशंस को इक्वल पुट कर लो या उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि बाय इक्वेटिंग दोज टू इक्वेशंस, तो अगर ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं तो आपको इनकी इक्वेशंस को इक्वेट करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हमारे पास एट दिस मोमेंट दोनों की इक्वेशन नहीं है, तो पहले वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, क्या क्या हमें चाहिए होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए? इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें? ग्रेडियंट। बिल्कुल ठीक है, एक हमें चाहिए होता है ग्रेडियंट और एक हमें चाहिए होता है पॉइंट। दो चीजें चाहिए होती हैं। हाँ, आप बोलो, सॉरी, कहाँ पे थे आप? So you were explaining equation of tangents. ओह सॉरी, ठीक है। ओके, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में, कि हमें क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा फाइंड करने का? हाँ बताओ। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे दोनों? हाँ, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? So वही फॉर्मूला जो आपने अभी लिखा है। जो कौन सा वाला? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो बेटा, लाइन है, तो लाइन का फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला होता है? y is equal to mx plus c। हाँ, तो इतना परेशान क्यों हो रहे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो, इसमें ना कोई नई चीज, इक्वेशन ऑफ सर्कल था जो न्यू था, ठीक है। वो मैंने आपको बता दी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कैसे करते हैं। बाकी सारी चीजें जो है ना वो पुरानी ओ लेवल्स जैसी ही है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या इक्वेशन ऑफ सर्कल में कोई बहुत, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होगे, कोई बहुत सारी न्यू चीजें सेम है। बस क्वेश्चन अब पूछेगा इस तरह से कि आपको काफी सारी चीजें इमेजिन करके करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो टेंजेंट जो होता है वो लाइन ही होती है, तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला बिल्कुल सही कहा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y माइनस वाई वन वाला फॉर्मूला, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो उस इक्वेशन के फॉर्मूला को लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? Gradient और y intercept. बिल्कुल ठीक है, ग्रेडियंट चाहिए और वाई इंटरसेप्ट चाहिए, और वाई इंटरसेप्ट ना हो तो वो हम फाइंड आउट कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट मेरा बी मैंने कहा था और ये मैंने शायद ए कहा था, ठीक है। तो ए के हिसाब से पहले कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? तो ग्रेडियंट ऑफ ए सी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि बताने में इजी हो। 2 - 3, ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, y2 - y1, तो 0 - -3 divided by 11 - 2, which is 3/9 is equals to 1/3, ठीक है। ये ए सी का ग्रेडियंट है, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? -3। बिल्कुल ठीक है, यू हैव टू फ्लिप द ग्रेडियंट, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट जो होते हैं वो 90 डिग्री पे हमेशा मीट करते हैं। ये सर्कल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था वो लेवल्स में, ठीक है। तो ये वही चीज यहाँ यूज हो रही है कि आप इसको फ्लिप करना पड़ेगा, नेगेटिव फ्लिप। तो हमारा ग्रेडियंट आ जाएगा -3। अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाली है, मैं आपको दूसरा वाला फॉर्मूला जो था वो अप्लाई करके दिखा देता हूँ। y - y1 वाला m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब होता ये है कि y1 और x1 की जगह कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अब कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा, सेंटर का कि ए का? अगर वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए, टेंजेंट ए।
ए का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे कि सेंटर का? एक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेंजेंट ए वाले पॉइंट के ऊपर से पास कर रहा है, नॉट फ्रॉम द सेंटर। तो y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स माइनस 11। इसको जब सॉल्व करते हैं तो -3x प्लस 33, ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ए। समझ आया यहाँ तक? जी। ओके, अब इसी तरह इक्वेशन है टेंजेंट बी भी निकाल लेते हैं। उसके लिए जब हम करेंगे ग्रेडियंट ऑफ बी सी विच इज -3 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 2 माइनस -7, तो -3 डिवाइडेड बाय 9 विच वुड गिव मी अ ग्रेडियंट ऑफ -1/3। ठीक हो गया। और इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +3। अब उसी तरह y माइनस जीरो इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस -7। तो ये साइन का बस आपने ध्यान रखना है, अदर देन दैट बाकी ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 21। ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी। तो मेरे पास अब दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ सॉल्व कर लेता हूँ। तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करते हैं, ए और बी को। तो मैं इसे लिखता हूँ -3x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 21। तो ये बनेगा 6x और ये बनेगा 2 और 12। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। समझ आया यहाँ तक? जी ठीक। और इसी तरह हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 21, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। तो ये जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्चुअली 2,27। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देख के बताओ इस यहाँ तक कोई बात जो है समझ ना आई? ओके, एक हमने ये करना है, ठीक है। और मैं दूसरा वाला भी कॉपी कर ही लेता हूँ अभी। ओके, ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसके अंदर वो क्या कहता है? द पॉइंट ए हैज दीज कोऑर्डिनेट्स and the line L has a gradient this and passes through A. A circle with the center this and radius show that the L is a tangent to the circle. Okay, कैसे show कर सकते हैं tangent of a circle के साथ? जी, हाँ बताओ। जो लाइन ए है उसमें से उसका ग्रेडियंट दिया हुआ है मैंने, तो इसी ग्रेडियंट का नेगेटिव फ्लिप देके दूसरे जो उन्होंने सेंटर दिया हुआ है उसमें जी डाल जी। सकते हैं, फिर वी कैन यूज द डिस्टेंस फार्मूला। नहीं, तो उससे टेंजेंट कैसे प्रूव हो जाएगा कि वो टेंजेंट है? that they're gonna have negative flip gradients. हाँ, सिर्फ यस, ये आपने ठीक बोला जो अब आप बोल रहे हो कि यू हैव टू समहाउ शो कि उनके ग्रेडियंट्स जो हैं उनका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है। परपेंडिकुलर ग्रेडियंट्स में एक प्रॉपर्टीज थी कि आप जब दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू -1 आता है। याद है या नहीं? बताइए वाला। याद है। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ओके, हमारा सेंटर है 5 11, सो 5 लेट्स से हेयर है और 11 यहाँ पे है। तो ये हमारा सेंटर है और the point A has the coordinate 1 5 and the line L has a gradient and passes through A.
ओके, तो यहाँ पे करके, तो आई थिंक दिस इज समहाउ अ सर्कल लाइक दिस। ठीक हो गया? सर ये हर बार ड्रॉ करना पड़ता है? नहीं, ये सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, अदरवाइज आपको नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट वो कहता है ए है, और सेंटर के साथ यूं करके जाएगा, और यहाँ पे एक लाइन है। ओके, ये थोड़ी सी अब टेढ़ी हो गई है। ओके, ओके, ग्रेडियंट किस किस का निकालेंगे? हाँ बताओ। लाइन एल का तो ग्रेडियंट उसने दिया हुआ है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि लाइन एल का ग्रेडियंट है -2/3। दूसरा ग्रेडियंट सेंटर के साथ ए वाले पॉइंट का हमें चाहिए, तो आप क्या करोगे, ग्रेडियंट ऑफ ए सी फाइंड आउट करोगे। तो जब हम वो करते हैं तो 11 - 5 डिवाइडेड बाय 5 - 1, 11 - 5 6 हो जाएगा, 6/4 विच इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक हो गया? तो अब ये है, इफ द लाइंस और टेंजेंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो उनका प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो एक ग्रेडियंट -2/3 है, तो -2/3 टाइम्स 3/2। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर इक्वल टू -1 आता है। तो इससे आप शो करते हो कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ मेरा अनस। जी जी ठीक। ओके, इस वाले के अंदर अगर आप देखो तो वो ये कहता है कि दैट यू हैव टू समहाउ शो के फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर सर्कल सेम रेडियस फॉर विच एल इज ऑल्सो अ टेंजेंट एट ए। वो कहता है एक और सर्कल है जिसके लिए टेंजेंट ए वाला पॉइंट ही होगा और रेडियस भी उसका सेम होगा। तो एक्चुअली पता है क्या हो रहा है कि ये वाला जो सर्कल बना हुआ है, ये वाला, नहीं ये गलत हो गया। हम्म, ये देखो, अगर सेम टू सेम इसकी रिफ्लेक्शन इस साइड के ऊपर आ जाए इस तरह, ये बाकी चीजें मैं रेज कर देता हूँ। अब बताओ, ये वाली अब स्टेटमेंट ट्रू हो रही है कि हमने एल को टेंजेंट ही रखना है एट ए, और वही सर्कल का रेडियस होना चाहिए। तो क्या ये सर्कल का रेडियस यहाँ पे चेंज हो गया? हाँ बताओ। नहीं। ओके मायरा, आपको समझ आएगी बात कि नहीं आई? जी। ओके, अब इसको बताने के दो तीन तरीके हैं। अगर आप देखो, ये वाला पॉइंट एक्चुअली मिड पॉइंट है दोनों सेंटर्स का, ऐसा ही है, तो आप मिड पॉइंट के फॉर्मेट से भी निकाल सकते हो। लेकिन एक और भी तरीका है, वो क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, हम देख लेते हैं कि वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस में कितना गैप बनता है। इसका बाद का मीनिंग ये है कि देख लो, सेंटर से कितने कोऑर्डिनेट्स में नीचे जा रहा हूँ टेंजेंट तक जाने के लिए, यानी वाई एक्सेस में। 11। नहीं नहीं, 11 तो नहीं जा रहा। क्यों? अब देख के बताओ। ये है 6। 11 क्यों? बिल्कुल ठीक है, 11 पे थे और नीचे आप 5 पे आ गए, तो आप 6 कोऑर्डिनेट्स नीचे गए हो। और एक्स एक्सेस में कितना मूव किया आपने? 5 -4। से, बिल्कुल ठीक है, 4 स्टेप्स मूव किया। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। एक्स एक्सेस में आप मूव करेंगे 4 स्टेप्स, और वाई एक्सेस में आप मूव करेंगे 6 स्टेप्स। यही चीज आपने यहाँ फॉलो करनी है, 4 इस साइड पे और 6 नीचे। ओके, तो जरा मुझे बताएं, 1 से 4 स्टेप्स पीछे जाओगे तो कहाँ पे आओगे? -3। बिल्कुल ठीक हो गया।
-3 और y एक्सिस में 5 से 6 स्टेप्स नीचे जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे? -1। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। समझ आया किस तरह से करना? इन क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप खुद सोचो, ये बगैर अगर हमने ड्रॉ ना किया होता तो आप कैसे इमेजिन कर पाते? ठीक है, कुछ लोगों की इमेजिनेशन होती है, वो कर लेते हैं जुबानी भी, ठीक है, बट अगर आपसे ना हो तो आप इसको ड्रॉ करके अपने लिए, ये तो मैंने बहुत ही साफ सुथरा किया ना, ये आपको इतना साफ सुथरा करने की जरूरत नहीं, आप अपने लिए रफ से ड्राइंग करके टू गेट एन आइडिया कि अगर वही सर्कल को टेंजेंट बनाना, टेंजेंट के साथ एक और सर्कल बनाना है तो वो कहाँ पे करके होगा। उससे आपको कोऑर्डिनेट्स की थोड़ी बहुत पोजीशंस भी पता लग जाती हैं कि पहले से कोऑर्डिनेट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कहाँ करके होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉ करने का ये फायदा होता है आपको अपने लिए, ठीक है। अदरवाइज आप ड्रॉ के बगैर भी करते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। समझ आया कि नहीं? तो उनको हमने क्या वर्किंग दिखानी है? उन ये जो आप साइड पे बनाओगे ये वर्किंग का ही पार्ट होगा ना, ठीक है। जी ठीक है। लेकिन इसके लिए अगर कोई कह रहे हो कि बहुत स्पेसिफिक कोई वर्किंग करनी है तो ना कहीं ना कहीं आप लिखोगे तो सही ना कि कितने स्टेप्स नीचे, अपवर्ड गए, डाउनवर्ड गए, राइट गए, लेफ्ट गए, ठीक है, वही आपका वर्किंग का पार्ट होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप ये डायग्राम बना के करते हो तो ये आपकी वर्किंग ही है सारी, ठीक है। समझ आएगा किस तरह से करने के क्वेश्चन? जी हाँ। ठीक है, चलो इस टॉपिक में है इतना ही, लेकिन अभी होमवर्क में सिर्फ आपने वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, अगर किए तो वो क्या कहते हैं